डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट होता है सॉल्वेंट और सेकंड होता है सॉल्यूट। रिमेंबर, एनी सॉल्यूशन इज मेड बाय टू कंपोनेंट्स, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब हम यहां पर जो स्टडी करने वाले हैं वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट तो वोलाटाइल नेचर का होगा लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल नेचर का होगा। सॉल्वेंट जिसमें वोलाटाइल नेचर का होगा लेकिन जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल नेचर का होगा। आप जानते हैं वोलाटाइल मीन्स जो रूम टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाए वो वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो रूम टेम्परेचर पर वेपराइज नहीं होते हैं या फिर उनको हम हीट करते हैं तो वो बहुत कम वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे उनका वेपर प्रेशर हम नेग्लिजिबल मानते हैं। जैसे NaCl ये एक नॉन वोलेटाइल है, शुगर ये भी एक नॉन वोलेटाइल है, ग्लूकोज ये भी एक नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, और वोलेटाइल में तो यू नो वेरी वेल H2O मॉलिक्यूल तो होता ही है, एज वेल एज आप और भी सब्सटेंस ले सकते हैं जैसे इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, यू नो। यस, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज हम राउल्ट्स लॉ की स्टडी करने वाले हैं वो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो देखो, इसकी अगर हमको डेफिनेशन लिखना होती है या डिफाइन करना होता है तो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। ये देखिए, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम राउल्ट्स लॉ को किस तरह बोल सकते हैं, देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये हमको यहां से समझ में आता है, हमें यही कहा जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स है तो आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हमें इस तरह से ही डिफाइन करना होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, लेकिन जब हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं तो उसमें इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसको फिर हम इस तरह लिखते हैं, देखिए जरा, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA। अब आप सोचिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये होना चाहिए, लेकिन जब हम मैथमेटिकली हम जब उसको ड्राइव करते हैं तो फिर हम उसको इस तरह डिराइव करते हैं। ऐसा क्यों? तो सुनिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है,
सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यहाँ सॉल्वेंट वोलाटाइल नेचर का है, लेकिन जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलाटाइल नेचर का है। इसमें बहुत कम वेपर प्रोड्यूस होती है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। और जब इसका वेपर प्रेशर ही जीरो है तो हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो जब आप इसको नेग्लिजिबल कर दोगे तो उस कंडीशन में यहां पर अब राउल्ट्स लॉ ये होता है, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 से, ये नहीं होगा पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 से, ये नहीं होगा। जब हम मैथमेटिकली इसको ड्राइव करते हैं तो हम पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 से ही डिराइव करते हैं। क्यों ड्राइव करते हैं, वो इसलिए ड्राइव करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट होता है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है उसको हम जीरो सपोज करते हैं। ठीक, वैसे भी आप एक बात जानते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों ही वोलाटाइल नेचर के होते हैं, तो उस कंडीशन में जो पहला स्टेटमेंट है वो देखिए कंपोनेंट ए के लिए होता है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये देखिए इसका मतलब होता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमने सपोज फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, किसके लिए, फॉर सॉल्वेंट के लिए। अब अनदर अगर हम कंपोनेंट लेते हैं बी यानी सॉल्यूट के लिए, तो यहाँ देखिए क्या होगा, पी बी इक्वल टू यहाँ होगा पी नॉट बी एक्स बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, आप जानते हैं जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर का सम होता है, पी ए प्लस पी बी, इसका क्या होता है, सम होता है। अब आप इक्वेशन फर्स्ट इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, P इक्वल टू पी ए की जगह पे वैल्यू रखो ये वाली, तो यहाँ मिलेगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी ये हमको डेरिवेशन मिला। अब आप ये देखिए ये डेरिवेशन हमको कब मिलता है, ये हमको तब मिलता है जब सॉल्वेंट वोलाटाइल नेचर का हो और सॉल्यूट भी वोलाटाइल नेचर का हो। लेकिन अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल नेचर का है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पी नॉट बी है, वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है यानी इतनी वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। जब ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये मिला। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं हमको ये मिला। ठीक, अब इसी सिमिलर चीज को आप इधर देखिए जो मैंने आपसे कहा था, कैसे, जब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है तो हम इस तरह न लिखकर उसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये देखिए इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट is directly proportional to the mole fraction of pure solvent। ठीक, अब आप इसको क्या करोगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा दो, हटाने पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर देखिए पी ए इक्वल टू के, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स ए, इक्वेशन नंबर क्या आ गया यहाँ पर, सेकेंड। ठीक, यहाँ पर जो के है इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसकी हमको वैल्यू चाहिए। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम एक कंडीशन फॉलो करते हैं।
कैसे? फॉर प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये देखिए फॉर प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर पीए है, मगर ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक, और एक से ये मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। अब लेकिन हम कंडीशन किसके लिए मान रहे हैं? फॉर प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पी ए की जगह पर हम लिख सकते हैं पी नॉट ए, ये देखिए, यानी इसके रिप्लेस में हम पी नॉट ए सपोज करेंगे। सेकंड, आप जानते हैं द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ऑलवेज इज यूनिटी, ठीक, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक। लेकिन जब हमने यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जीरो, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? वहाँ पर जीरो होगा। आप खुद देखिए, फॉर प्योर सॉल्वेंट के लिए हम कंडीशन ले रहे हैं। जब हम प्योर सॉल्वेंट के लिए कंडीशन लेंगे तो उसमें सॉल्यूट नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू क्या कर देंगे? इसको जीरो रख देंगे। जब आप इस इक्वेशन में एक्स बी जीरो रखोगे यहाँ पर एक्स बी की जगह पर, तो अब आपको मिलेगा ये देखिए एक्स ए इक्वल टू क्या मिला? 1, ठीक। अब आप एक्स ए इक्वल टू 1 और पी ए की जगह पर पी नॉट ए, इसको आप इस इक्वेशन में रखोगे। कहाँ? सेकंड इक्वेशन में। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा जब आप इसमें पुट करो? देखिए क्या होता है, पी ए की जगह पर अब हमें मिलेगा पी नॉट ए इक्वल टू के, और एक्स ए की जगह पर हमको क्या मिलेगा? 1। ये तो के इक्वल टू हमें क्या मिला? आप खुद देखिए, हमको मिला पी नॉट ए, ये मिल गया। अब जब ये के इक्वल टू पी नॉट ए मिला, तो अब आप क्या करोगे? इस के की जगह पर, इस के की जगह पर इस पी नॉट ए को आप रखो। चलो रखते हैं। देखिए क्या होता है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, और यहाँ हो जाएगा एक्स ए। ये देखिए, ये आया डियर, और वो चीज़ आप यहाँ देखिए आया, है ना? ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें कि जब भी डिराइव करें तो आप इस तरह ड्राइव करें। डेफिनेशन हम यहाँ से देते हैं, लेकिन जब हम ड्राइव करते हैं तो हम यहाँ से ड्राइव करते हैं, ठीक। अब देखिए, हमें ये इक्वेशन मिली है, इसको नाम दिया हमने ये सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब आप क्या करेंगे? देखिए, यानी कि ये पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक। इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये मैंने फिर से इसको लिख दिया। अब आप जानते हैं, ये देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? 1। लेकिन हमको वैल्यू यहाँ किसकी चाहिए? एक्स ए की चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम एक्स बी को उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा? एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा ये। अब हम एक्स ए की जगह पर 1 माइनस एक्स बी को यहाँ पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, और फिर यहाँ पर एक्स ए की जगह पर हम रख रहे हैं 1 माइनस एक्स बी, ये हो गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखिए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये मिल गया। अब क्या करेंगे हम? ये जो माइनस वाला फैक्टर है इसको हम इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, और जो पी ए है इसको हम इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, तो हमको अब न्यू इक्वेशन क्या मिलेगी? देखिए पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, ये। अब हम क्या करेंगे? पी नॉट ए को जस्ट इसके नीचे लाएंगे, तो क्या होगा? अब हमको मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो इतना फैक्टर है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हमको एक और राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करने का मौका मिल रहा है। हम कैसे डिफाइन करेंगे, सुनिए। द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया है ना। इसको इक्वेशन आप थर्ड सपोज कर लो। अब क्या होगा, अब जरा देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बी। आपको पता है कि जब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आते हैं और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यानी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ये तो आप जानते हो ना भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएंगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आता है। अब आप ये भी जानते हो कि सॉल्वेंट हमेशा एक्सिस क्वांटिटी में होता है, ठीक है, और सॉल्यूट हमेशा क्या रहता है, वेरी लेस क्वांटिटी में होता है। तो आप इस n को क्या करोगे, नेग्लिजिबल कर दोगे। तो अब यहाँ पर एक्स भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो इस एक्स बी की जगह पर ये जो वैल्यू आई है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, ये थर्ड इक्वेशन में आप पुट कर दो। ये कहाँ, यहाँ, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पुट करोगे तो अब आपको क्या मिलेगा, देखिए जरा, ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ये मिल गया। अब डियर स्टूडेंट, इतना आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद मैं यहीं पर यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। देखिए, हम जानते हैं स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होता है WA अपॉन MA। अब ये स्मॉल n की वैल्यू ये है, कैपिटल N की वैल्यू ये है। अब ये दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर और यहाँ पर रख दो। जब रखोगे तो क्या होगा, अब देखिए, P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A इक्वल टू WB अपॉन MB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, MA अपॉन WA। ये देखिए, ये आ गया। ये था राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन। ये कब था, जब सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो। क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हमारा हो गया। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर ये जो आपने डिफाइन किया यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा समझ नहीं आया। तो ठीक है, हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक। देखिए कैसे, देखिए डियर स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन जब उसमें आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हो तो वो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन बनते ही उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जब कम हो जाएगा तो इसे ही हम कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए P नॉट A, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, P नॉट A, ठीक। और ये है PA, ठीक है। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट A का या फिर सॉल्यूशन का ये वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, है ना, कि PS लिखना चाहिए हमको, है ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, लेकिन हमने इसको क्या इक्वल किया था, PA के इक्वल किया था शुरू में, ठीक है। तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पर इतनी सी बात को और जरा समझें आप कि जो प्योर सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम उसमें किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है यानी कि PS, ये क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, P नॉट A माइनस PS हम लिख सकते हैं। ये देखिए,
ये है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो कि ज़्यादा होता है, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जो कि कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इतनी वैल्यू है पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब इस वैल्यू में अगर हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का यानी कि पी नॉट ए का हम डिवाइड कर देते हैं, तो इतनी वैल्यू को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक बात फिर से देखिए, यहाँ पर अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि पी नॉट ए ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है, और पी एस ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, तो फिर ये पी ए क्या है? तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि पी ए ये सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है, लेकिन ये प्योर नहीं है, तो इसमें कोई ना कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर मिक्स है, तो उस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो हम उसको पीएस नहीं लिखकर पीए लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पी नॉट ए माइनस पी ए, तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी, इसको कहेंगे हम लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और जब इसके अंदर हम पी नॉट ए का डिवाइड कर देते हैं, तो इतनी जो वैल्यू है, डेरिवेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से देखिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसकी वजह से आता है रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।